मेरी बेटी की लाश अर्धनग्न हालत में मिली थी। उस वक्त कई बड़े नाम इस केस से जुड़े बताए गए। जिस दिन ये केस सही तरीके से जांचा जाएगा, बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा। ये बयान हाल ही में 26 सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे शिल्पी जैन के पिता उज्जवल जैन का है। साल 1999 में हुए बिहार के शिल्पी गौतम हत्याकांड के बारे में सुनकर आज भी सिहरन उठ जाती है। लेकिन उससे भी खौफनाक था इस कांड के बाद पुलिस और प्रशासन का रवैया। पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया। शिल्पी के शरीर पर मिले सीमेंट के धब्बों को पसीने का दाग बता दिया गया। ऐसा लग रहा था पीड़ित को न्याय की बजाय दोषी को बचाने में पूरा सरकारी अमला जुट गया हो। मामला सीबीआई को भी सौंपा गया, लेकिन सबूत गवाह होने के बावजूद जांच बंद कर दी गई। आखिर क्यों? शिल्पी और गौतम के साथ हुआ क्या था? जांच की दिशा कैसे मोड़ी गई? 26 साल पहले हुए इस मामले की चर्चा अब फिर क्यों होने लगी? पूरी कहानी जानने के लिए जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में बने रहिए। तारीख 3 जुलाई साल 1999। रात लगभग 9 बजे का वक्त था। पटना के गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैराज में मौजूद एक गाड़ी में 2 लोगों के शव मिलते हैं। 23 साल की मिस पटना शिल्पी जैन और युवा नेता गौतम सिंह लगभग न्यूड हालत में मृत पाए गए थे। इस खबर से पूरे पटना में सनसनी फैल गई। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर दोनों के साथ हुआ क्या और किसने किया? लेकिन इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस आती उससे पहले ही उस वक्त आरजेडी विधायक साधु यादव और उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए और जोरदार हंगामा और नारेबाजी करने लगे। साधु यादव लालू प्रसाद यादव के साले और राबड़ी देवी के सगे भाई हैं। उस वक्त राबड़ी देवी के हाथों में बिहार की कमान थी, इसीलिए साधु यादव ही सरकार हुआ करते थे। जिस क्वार्टर के बिल्कुल लगते हुए पार्किंग गैराज थी जहां पर शव मिले थे, वो साधु यादव का ही था। खैर, जोरदार हंगामे के बीच पुलिस भी पहुंची। शिल्पी और गौतम के शवों को देखकर साफ नजर आ रहा था कि दोनों को मारा पीटा गया है। हाई प्रोफाइल केस देखते ही दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। गौतम सिंह का परिवार उस वक्त विदेश में था, लेकिन उन्हें बिना बताए ही गौतम का न सिर्फ पोस्टमार्टम करवाया गया, बल्कि रातों रात बिना परिवार के किसी भी मेंबर के गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जो कार इस केस में सबसे बड़ा सबूत बन सकती थी, जिस पर बने फिंगरप्रिंट्स इस केस की पूरी गुत्थी सुलझा सकते थे, उस गाड़ी को पटना पुलिस का एक सिपाही खुद चलाकर थाने ले गया। दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही पुलिस ने खुद अपनी ही रिपोर्ट तैयार कर डाली। कहा कि दोनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। तत्कालीन सिटी एसपी मनविंदर सिंह भाटिया ने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से दोनों की डेथ हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान दोनों कार में यौन संबंध बना रहे थे। 4 जुलाई की सुबह तक आनंद फानंद में शिल्पी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जब दोनों के अंतिम संस्कार के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता। अब संभावना ये जाहिर की गई कि दोनों की मौत जहर खाने से तो नहीं हुई। तो इस रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस भी दम घुटने वाले अपने बयान से पलट जाती है और कहती है कि दोनों ने सुसाइड किया है। पुलिस के दावों से अब तक पटना में इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि शिल्पी के साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर उसे मारा गया है। पटना पुलिस के रवैये पर सवाल उठने लगे। विपक्षी पार्टियां इस केस में साधु यादव का इन्वॉल्वमेंट बताने लगी। शक की सुई पूरी तरह से साधु यादव पर घूम गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि साधु यादव को बचाने के लिए सरकारी अमला सभी सबूत मिटाने में लगा हुआ है। घटना के 25 दिन के बाद 28 जुलाई 1999 को विसरा रिपोर्ट आती है। इसमें दोनों की बॉडी में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यानी सल्फास की गोली का अंश मिला। सल्फास बहुत जहरीला होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड से डेथ को लेकर रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई और कुछ दिन बाद सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद स्थित सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोसिस CDFD भेजा गया।
रिपोर्ट में पता लगा कि शिल्पी के इनरवेयर पर एक से ज्यादा लोगों के सेमिनल स्ट्रेन यानी सीमेन के स्ट्रेन है। मतलब एक से ज्यादा लोगों ने शिल्पी के साथ संबंध बनाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सियासी बवाल तेज हो गया। विपक्ष अब साधु यादव के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। सरकार पर उनको बचाने का आरोप लगने लगा। दबाव बढ़ता देख तत्कालीन मुख्यमंत्री और साधु यादव की बहन राबड़ी देवी ने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। तो अब सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन जाने अनजाने में पटना पुलिस तो पहले ही कई एविडेंस को खत्म कर चुकी थी। सीबीआई की जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ी। एजेंसी ने गौतम के दोस्तों के ब्लड सैंपल्स लेने की शुरुआत की ताकि इनरवेयर पर पाए गए सीमेन को मैच कराया जाए। गौतम के 5 दोस्त मनीष, राकेश, पंकज, एसपी सिंह और अशोक यादव के ब्लड सैंपल्स को सीडीएफडी भेजा गया, लेकिन किसी का डीएनए मैच नहीं हुआ। शिल्पी के एक चाचा सजल कुमार जैन का भी डीएनए टेस्ट हुआ, लेकिन सैंपल मैच नहीं हुआ। इस बीच सीबीआई ने कई बार साधु यादव से अपना ब्लड सैंपल देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तर्क दिया कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, अगर सैंपल दिया तो उनके खिलाफ बड़ा गेम हो जाएगा। कुछ विशेष मामलों में कोर्ट किसी व्यक्ति को ब्लड सैंपल देने का आदेश जारी कर सकती है, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ही नहीं। और ऐसे सीबीआई ने सितंबर 1999 से साल 2004 के आखिर तक मामले की जांच की। इस दौरान केंद्रीय एजेंसी साधु यादव से सैंपल देने का अनुरोध करती रही और साथ में दूसरे एंगल्स को एक्सप्लोर करती रही। सीबीआई शिल्पी और गौतम के दोस्त, परिवार, सगे संबंधियों से उनके दोस्त और दुश्मनों की जानकारी निकालने की कोशिश में लगी रही, लेकिन एजेंसी के मुताबिक उनको कोई ऐसी लीड ही नहीं मिली जिससे हत्या का एंगल एक्सप्लोर किया जाए। फॉरेंसिक जांच में शिल्पी के इनरवेयर पर 2 सेमिनल स्ट्रेन मिले थे। उनमें से एक तो गौतम का था, लेकिन दूसरा किसका था ये पता ही नहीं लग सका। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेमिनल स्ट्रेन की एज आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, यानी ये दोनों स्ट्रेन एक ही वक्त के थे या अलग अलग, ये उस वक्त पता लगाना काफी मुश्किल था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि पुलिस और जांच अधिकारियों ने इन स्ट्रेन्स को पसीने के दाग तक बता दिया था। खैर, साल 2004 के आखिर में सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की। क्लोजर रिपोर्ट में लिखा गया, मृतक शिल्पी जैन के इनरवेयर में अज्ञात व्यक्ति के सेमिनल स्ट्रेन जरूर मिले, लेकिन उनके शरीर पर नहीं, जो दर्शाता है कि सीमेन के दाग पहले के थे और संघर्ष के निशान नहीं है। वैज्ञानिक साक्ष्य और घटनाओं की क्रोनोलॉजी स्पष्ट संकेत देती है कि आत्महत्या का मामला है। दोनों की मृत्यु एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग के चलते हुई। ये अंतिम रिपोर्ट धारा 173 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय के सामने दायर की जा रही है। प्रार्थना है कि इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाए और मामले को बंद करने की परमिशन दी जाए। जब सीबीआई ने ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो जोरदार हंगामा हुआ। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने 2005 के आखिर में पटना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, लेकिन 5 जनवरी 2006 को उनका अपहरण हो गया। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। 1 हफ्ते बाद अपराधियों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद प्रशांत ने उस पिटीशन को कभी आगे नहीं बढ़ाया और मामला ऐसे हमेशा के लिए बंद हो गया। और इस बंद हुई जांच के साथ कई सवाल सामने आए। कोई अर्धनग्न होकर आत्महत्या क्यों करेगा? पुलिस को किसने बताया कि साधु यादव के घर के गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं? साधु यादव को किसने सूचना दी कि वो पुलिस के पहुंचते ही वहां पर पहुंच गए? गाड़ी को टो ले जाने की बजाय चलाकर थाने क्यों ले जाया गया? पुलिस को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कराने की इतनी जल्दी क्यों थी? जब साधु यादव ने डीएनए जांच से मना किया तो सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? खैर, इन सवालों के जवाब तो 26 सालों में नहीं मिल पाए, लेकिन अब आखिर ये मामला क्यों उठा ये आपको बताते हैं। इस बारे में जानने के लिए आपको 1999 की उस खौफनाक रात के बारे में जानना होगा जब शिल्पी के साथ बर्बरता हुई थी। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना 2 जुलाई 1999 की है। उस दिन शिल्पी अपने घर से कोचिंग क्लास के लिए निकली। घर के पास से उसने एक रिक्शा लिया। कुछ दूर जाने के बाद पीछे से एक कार ने हॉर्न बजाया। शिल्पी ने मुड़कर देखा, कार में युवक था। वो गौतम का जानने वाला था। उसे देखकर शिल्पी ने रिक्शा रुकवाया, उससे बात करने लगी। लड़के ने पूछा, कहाँ जा रही हो? शिल्पी ने कहा, क्लास जा रही हूँ। इस पर लड़का बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ।
इस पर शिल्पी ने रिक्शा छोड़ा और कार में बैठ गई, लेकिन गाड़ी कोचिंग सेंटर नहीं गई बल्कि फुलवारी शरीफ की ओर मुड़ गई। रास्ता बदलते ही शिल्पी घबरा गई और पूछा, रास्ता क्यों बदल लिया? लड़का कहता है, हम वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहाँ गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर शिल्पी चुप हो गई, लेकिन जब वो गेस्ट हाउस पहुंचे तो उसे समझ आ गया कि लड़के ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि गौतम वहां पर नहीं था। उधर शिल्पी को गेस्ट हाउस ले जाया जा रहा था। गौतम को इस बात की भनक लग चुकी थी और वो तुरंत कार लेकर वहां पहुंचा। उसे मालूम था ये जगह तब नेताओं के अय्याशी के अड्डे के रूप में काफी बदनाम थी। जब गौतम गेस्ट हाउस पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। 4 से 5 लोग शिल्पी के साथ ज्यादती कर रहे थे। वो मदद की गुहार लगा रही थी। गौतम को देखते ही वो उसके पास गई, लेकिन दरिंदों ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने गौतम को भी पीटा और उसी के सामने शिल्पी से बारी बारी दरिंदगी की और दोनों को बेरहमी से मार डाला। अब 26 साल बाद ये मामला तब उठा जब जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस केस से जुड़े थे और उस वक्त उनका नाम राकेश कुमार था। दरअसल जांच में गौतम के जिन दोस्तों के ब्लड सैंपल्स लिए गए थे उनमें एक राकेश भी था। बताया जाता है कि वो हाजीपुर का रहने वाला था, उसका आइसक्रीम का कोई बिजनेस था। सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। प्रशांत किशोर के इन आरोपों से बिहार चुनाव से पहले पटना की राजनीति में हलचल मच गई, लेकिन शिल्पी और गौतम को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। 26 साल चले गए, लेकिन शिल्पी जैन के पिता उज्जवल जैन की आंखों में आज भी वही सवाल तैरता है, मेरी बेटी को आखिर किस बात की सजा मिली? उज्जवल जैन कहते हैं, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मेरी बेटी की लाश अर्धनग्न हालत में थी। वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। उस वक्त पुलिस ने तुरंत कह दिया था ये सुसाइड है, बिना जांच बिना सबूत के। पोस्टमार्टम रातों रात करवा लिया गया, हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया। उज्जवल जैन कहते हैं, मौके से फिंगरप्रिंट तक नहीं लिए गए, कार को सील करने की बजाय साफ कर दिया गया। जिन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए थी उन्हें छोड़ दिया गया। कपड़ों पर लगे दागों का डीएनए टेस्ट आज तक हुआ ही नहीं। वो कहते हैं, जब मामला सीबीआई को सौंपा गया तो लगा अब सच्चाई तो सामने आएगी, लेकिन 4 साल बाद वही कहानी दोहराई गई। दोनों ने खुदकुशी की। मैं पूछता हूँ, क्या कोई लड़की अपनी इज्जत लुटवाकर खुदकुशी करेगी? एक चैनल से बात करते हुए उज्जवल जैन बोले, उस वक्त कई बड़े नाम इस केस में जुड़े बताए गए, लेकिन जैसे ही उन लोगों की चर्चा हुई सब कुछ थम गया। पुलिस भी डर गई, मीडिया भी चुप हो गया। मैंने कभी किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं राजनीति नहीं सच्चाई चाहता हूँ। जिस दिन ये केस सही तरीके से जांचा जाएगा बहुत कुछ सामने आएगा। फिलहाल के लिए जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।